हेलो। आज अगेन अपन अपने सबसे जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसके ऊपर बात करते हैं और फर्स्ट लेक्चर विल बी ऑन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ठीक है। इलास्टिसिटी को बहुत बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं और उसके आगे से फिर हम लोग फर्दर बातें करेंगे कि क्या चीजें होंगी क्या होंगी। सो मैंने इलास्टिसिटी क्या होता है, सपोज इमेजिन करिए मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, कैसा भी ऑब्जेक्ट, सपोज लेट्स से मैं इस डस्टर के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लेता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप देख पाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, ये ऑब्वियसली बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे इंटरनल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं तो मे बी यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से अभी लगाऊं तो मे बी ये हमारे नेकेड आई पर विजिबल ना हो, बट अगर हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर बात करें तो यस ये डिफॉर्म हुआ। तो दिस डिफॉर्मेशन, फोर्स लगाने से चीजें डिफॉर्म होती है। वेल एंड गुड, यहां तक समझ में आया कि फोर्स लगाने से चीजें डिफॉर्म होंगी। लेकिन इस चीज को समझिए, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूं, लेट्स से मैं ये ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट पर मैंने कोई फोर्स लगाया F, तो ये आपका डिफॉर्म हुआ। ठीक है, डिफॉर्म होगा। लेकिन इसके साथ साथ डिफॉर्म होने के बाद नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी। ये मटेरियल क्या करेगा, कोशिश करेगा क्या, जिसकी इस अपने शेप को रिगेन करने की। अगर ये अपने शेप को क्या कर लेता है, ऑलमोस्ट अगर 100% रिकवर कर लेता है, अपने शेप को 100% रिकवर कर लेता है, दिस इज नोन एज इलास्टिक बॉडी। इसे हम लोग बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। अगर ये अपनी शेप को 0% रिकवर करता है, 0% रिकवर करता है, सो दिस विल बी नोन एज प्लास्टिक बॉडी। इसे प्यार से प्लास्टिक बॉडी बोला जाएगा। ठीक है, और अगर इन बिटवीन अगर ये कुछ करता है तो ये हमारा इनइलास्टिक बॉडी कहलाएगा। सिंपली ये वाली चीजें अपन लिख सकते हैं। ये हमारे दो बेसिक डेफिनेशन तो होते हैं, इलास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिक बॉडी के। अगेन ये चीज तब हुआ जब इसमें डिफॉर्मेशन हुआ। देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ बॉडी जिसके ऊपर मैं कितना भी फोर्स लगा लूं, इसके शेप में कोई चेंज नहीं होता। राइट, हमें पता है कि इसे क्या बोला जाता है। ऑब्वियसली फोर्स लगाने पर अगर इन दो पॉइंट्स के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ तो यस दिस विल बी नोन एज रिजिड बॉडी। तो हमने एक बेसिक आइडिया लगा लिया कि व्हाट इज इलास्टिसिटी। में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेस के बारे में कि व्हाट इज स्ट्रेस। तो देखिए बेसिक एक आइडिया है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस पेन को ओपन करना है, मैं क्या करूंगा, सिंपली पकड़ूंगा इसे नीचे साइड से एंड अपवर्ड एक फोर्स लगाऊंगा एंड ड्यू टू दिस फोर्स ये क्या होगा, अपना ओपन हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, मे बी हर बार जरूरी नहीं है कि ये चीजें आपके टूटे ही। कई बार क्या होता है, अगर मैं यहां पर भी फोर्स लगाऊं तो इस फोर्स की वजह से ये क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होगा। डिफॉर्म होने के बाद एक्चुअल में क्या होने वाला है, यहां पर आप इसको एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। एनालॉजी क्या बोलते हैं कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको एज्यूम कर सकते हैं कि वो स्प्रिंग्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो किससे जुड़े हुए हैं, स्प्रिंग से। एक सिंपल एनालॉजी, सॉलिड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सॉलिड्स को आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो स्प्रिंग से इस तरीके से जुड़े हुए हैं एंड इन सभी के पीछे भी स्प्रिंग्स है ना। मेरे ख्याल से बेसिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहां पर फोर्स लगाऊं तो ये क्या होंगे, आपस में दूर तो जाएंगे बट साथ ही साथ इनकी टेंडेंसी भी रहेगी कि ये वापस इस पोजीशन पर आए। ये जो फोर्स मैं बाहर से लगा रहा हूं दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, बट वो फोर्स जो इन्हें वापस इनके ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा है इज रीस्टोरिंग फोर्स। इसे हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। होपफुली आपको रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन समझ में आई होगी। कोशिश करिए, एक मिनट पॉज करिए, रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब देखिए समझने की कोशिश करना कि तीन तरीके के आपको स्ट्रेस देखने के मिलेंगे। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सेकंड इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड थर्ड इज शियर स्ट्रेस। समझते सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं कि स्ट्रेस होगा क्या। तो स्ट्रेस इज नथिंग, जैसे हम प्रेशर पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, बट हाँ यहां पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से योर स्ट्रेस विल बी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मगर हाँ इस चीज को अगेन समझने की कोशिश करते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स बोलने का सेंस क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स इज नथिंग बट आपका क्या चीज, अभी हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींचूंगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो जितना फोर्स बाहर उतना ही फोर्स अंदर, हेंस दैट इज नथिंग बट आपका रीस्टोरिंग फोर्स। So what will be longitudinal stress? Longitudinal stress समझना, again longitudinal stress
आपका किस तरीके से एक्ट करता है, तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, हम अलोंग दी लेंथ, इसको मैं डिफॉर्म करने की कोशिश करूंगा अलोंग दी लेंथ, लेट से मैंने ये फोर्स लगाया, दिस इज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, दोनों साइड पे फोर्स लगा एफ, एंड ऑब्वियस ही बात है दोनों साइड में फोर्स एफ है, रीस्टोरिंग नेचर होगा, वापस इसका नेचर कैसा आएगा, रीस्टोरिंग, आपका ऑब्जेक्ट एलोंगेट होने की कोशिश करेगा, नेचर आएगा कैसा, अंदर, बट अगेन जितना फोर्स बाहर उतना ही फोर्स अंदर, तो यहां पर दिस एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस विल बी नोन एज क्या चीज, मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सिग्मा इज द सिंबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अगेन जरूरी नहीं है कि मैं इसको खींचूं, अगर खींच रहे हैं तो इस केस में दिस फोर्स विल बी नोन एज टेंसाइल, इसे टेंसाइल फोर्स बोला जाएगा। उल्टा भी हो सकता है कि अगर मैं लूं और इसे मैं क्या करूं, कंप्रेस करने की कोशिश करूं एफ फोर्स से, सो दिस विल बी कंप्रेसिव फोर्स, अगेन कंप्रेसिव होगा, बहुत बढ़िया, बट हाँ कंप्रेसिव बोलिए या टेंसाइल बोलिए, इफ इट इज एक्टिंग अलोंग द लेंथ देन इट विल बी अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सेकंड हम लोग बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अगेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज नथिंग बट क्या चीज, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, लेट से मैं इस केस में मैंने एक स्फीयर एज्यूम कर लिया, जरूरी नहीं है कि स्फीयर हो, किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट हाँ अगर मैं अलोंग इसके सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से मैं क्या करता हूं, फोर्सेस लगाता हूं, लेट से मैंने फोर्स लगाया एफ और ये फोर्स लगा इसके ओवरऑल सरफेस एरिया ए पर, तो अगेन आपका सिग्मा वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस will be force per unit area. Again, this force per unit area is literally our pressure. This itself is pressure. But हाँ इस चीज को समझना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के लिए हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो फोर्स होता है, या फिर इसी को हम लोग कई बार जब प्यार से प्रेशर बोल सकते हैं, ये आपका नॉर्मल प्रेशर नहीं, ये हमारा एक्सेस प्रेशर होता है जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बलून है, एक सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास बलून है तो बलून हमारा नॉर्मली इस तरीके से है, मैं उसके ऊपर जितना फोर्स लगाऊंगा दैट विल बी द स्ट्रेस, है ना, जो मैं एक्स्ट्रा लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली चीज को हम लोग एक्सेस प्रेशर के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज शियर स्ट्रेस। व्हाट इज शियर स्ट्रेस? शियर स्ट्रेस ये, अगर आपके पास कोई एक बॉडी है इस तरीके से एंड आप इसके क्या करते हैं, इसके एरिया के अलोंग फोर्स लगाते हैं, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, शेयर करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर इस तरीके का कोई फोर्स लगता है, लेट्स से दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो अगेन आपका सिग्मा एस इज डिफाइंड एज क्या चीज, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगेन हम लोग देख पा रहे हैं सभी की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगेन इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज ऑल आर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। बट अगेन हम लोग इसे प्रेशर नहीं बोल सकते। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आई। एक मिनट लीजिए, समय लीजिए, नोट करिए, ठीक है। स्ट्रेसेस के बारे में एक छोटी सी चीज हम लोग और डिस्कस करते हैं। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट के पास हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं एक फोर्स लगाता हूँ, लेट्स से मैंने कोई एफ फोर्स लगाया एट एन एंगल थीटा, तो अगेन ये जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस एरिया के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग कंपोनेंट्स देख सकते हैं। वन विल बी एफ कॉस थीटा एंड वन विल बी एफ साइन थीटा। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं इस चीज को, इस ऑब्जेक्ट को अगर इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं इस ऑब्जेक्ट को, तो आपको दिख रहा होगा एफ कॉस थीटा इसे शेयर करने की कोशिश कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं आपका सिग्मा एस शेयर विल बी एफ कॉस थीटा अपॉन द गिवन एरिया। या फिर अगर हम इसको देखें एफ साइन थीटा की वजह से ये नीचे जाएगा, नॉर्मल आएगा, तो ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू सेम होगी, नॉर्मल एफ साइन थीटा आपका, ये सारी चीजें mg के साथ ऑब्वियस सी बात है, बट हम लोग मास को अभी इग्नोर कर रहे हैं। तो ये वाली चीज अगर ये एफ साइन थीटा है तो इसकी वजह से जो नॉर्मल आएगा दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ आपको एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मिलेगा, दैट विल बी एफ साइन थीटा अपॉन एरिया। चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर स्ट्रेन, ये स्ट्रेस लगाने से चीजें क्या होती है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की एप्लीकेशन के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। जो अभी हम लोगों ने स्ट्रेस पढ़ा उसके बहुत बेसिक एप्लीकेशंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल इज 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेस डेवलप्ड इन देम इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स। ठीक है, मैं 2 मिनट के आपको समय देता हूं, ट्राई करिए।
चल ट्राई करते। हमें क्या बोला है, हमें सिंपली बोल दिया है कि रेशियो ऑफ रेडियस r1 by r2 is 2/3। गुड। नेक्स्ट हम लोग को पता है कि द स्ट्रेस इज नथिंग बट स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, या फिर मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया इफ फोर्स इज कांस्टेंट। If force is constant, then stress is inversely proportional to area. So stress developed in 1 upon stress developed in 2 will be equal to A2 by A1, and area can be written as, because ये आपको radius of 2 wires बोल रहा है, हमें by default we have to assume that these are nothing but cylindrical wires. So A2 will be pi R2 square upon pi R1 square. Pi is pi cancel out. R2 by R1, we have given the ratio of R1 by R2 which is 2/3. So R2 by R1 will be 3/2, and 3/2 का square will be sigma 1 by sigma 2 which is 9/4. This is the required answer. करते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन द स्ट्रेस। ठीक है, द टू मेटल बीम्स आर जॉइंड टुगेदर बाय 4 रिवेट्स एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में आपको शो किया गया है। Each rivet has the radius of 5 mm and is to be exposed to a shearing stress of no more than 10 to the power 8 Pascal. What is the maximum tension that can be applied to each beam? खींचने में हम कितना फोर्स लगा सकते हैं, assuming that each rivet carries 1/4 of the total load. सबसे पहले शब्दों को समझते हैं। मैं वैसे समझाने से पहले मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, ट्राई करिए, अपने से कोशिश करिए, देन मैं वापस आपको बताता हूँ। एंड ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी ने बना लिया होगा। आइए समझते, सबसे पहले चीज समझते हैं कि व्हाट इज रिवेट्स। रिवेट्स क्या होते हैं, तो अगर आप पुराने जमाने की, थोड़ी पुराने जमाने की लोहे की बाल्टियों को अगर आप देखेंगे तो लोहे की बाल्टियों में आपको वो कुछ इस तरीके से वो नट टाइप की कुछ चीजें दिखेगी जो हल्की सी उभरी उभरी सी रहती है, मगर वो कभी भी क्या रहती है आपके, ऐसे आप उसको निकालना चाहें तो वो निकलती नहीं। दोज आर परमानेंट जॉइंट्स। जैसे हम नट बोल्ट से फास्टन करते हैं, नट बोल्ट्स आर टेम्पररी जॉइंट्स, रिवेट्स आर परमानेंट जॉइंट्स। जब कभी भी किसी चीज को, जैसे शिप्स वगैरह हो गए, ये चीजें हो गई, जब परमानेंटली जोड़ना रहता है वहां पर रिवेट्स का यूज किया जाता है। तो आप सिंपली समझिए, रिवेट इज नथिंग बट सिंपली जोड़ने वाली एक चीज। अब मैंने इन दोनों बीम को जोड़ दिया है इस तरीके से। अब आपको बोला गया है, जो भी आपको रेडियस एंड ये सारी चीजें, जो भी डेटा दिया हुआ है, डेटा के ऊपर बाद में डिस्कस करते हैं, बट आपको बताया गया कि दीज आर एक्सपोज्ड नो मोर देन 10 to the power 8 पास्कल, दिस मच द वैल्यू। मतलब इनमें किसी में भी जो स्ट्रेस डेवलप होगा, दैट स्ट्रेस कैन नेवर बी मोर देन दिस पास्कल। तो मुझे पता है, तो फिर अगर मैं इतना स्ट्रेस, दिस मतलब दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द स्ट्रेस एक कोई भी रिवेट इसमें से झेल सकता है। तो उस फोर्स की वैल्यू होगी कितनी, हमें पता है स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। ऑब्वियसली शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग शेयरिंग फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो शेयरिंग फोर्स लगेगा, दैट कैन बी सिग्मा इनटू एरिया। Sigma is given as 5 into 10 to the power 8. Area is, because cylindrical shape, pi into radius. Radius is given as 5 millimeter. 5 into 10 to the power minus 3 meter, pi r का square. Let's solve this. This is 5, 5, 5, 125 pi into 10 to the power 8. 8 minus 6 will be 2. I believe इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, 125 into pi अगर आप कर रहे हैं, that will be 3.14. This comes out to be 3.9 into 10 to the power 4 newtons. 3.9 into 10 to the power 4 newtons will be the आपका shearing force. Good. Next the shearing force. ये shearing force एक पर लग रहा है, हमारे पास 4 रिवेट्स हैं, तो टोटल फोर्स ऑन बीम, अगर मैं बीम पर बात करूं तो बीम पर क्योंकि 4 रिवेट्स लगे हैं, तो दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ F, 4 टाइम्स ऑफ 34 into 3.9 multiplied with 10 to the power 4. This comes out to be 15.6. 15.6 into 10 to the power 4. ये आपका टोटल न्यूटन्स। दिस इज द आंसर। आइए अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, विच इज नथिंग बट हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन के ऊपर बात करते हैं। तो अभी तक हम लोग स्ट्रेस सीख चुके हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए तो उसका रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूं, मैं इसके ऊपर किसी भी तरीके का स्ट्रेस अप्लाई करने की कोशिश करता हूं, इफ इट इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस सिग्मा।
मुझे नहीं पता ये कैसा स्ट्रेस है, पर कोई भी स्ट्रेस है, अगर ये स्ट्रेस है हमारा सिग्मा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये स्ट्रेस है तो क्या होगा, इसके बाद इसके ऊपर क्या होगा, इसका कोई भी डायमेंशन हो सकता है, दैट इज अ लीनियर डायमेंशन, हो सकता है वो आपका कोई एरियल डायमेंशन हो सकता है कोई वॉल्यूमेट्रिक डायमेंशन हो, किसी भी तरीके का। तो हम इसे बोलते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दिस इज नोन एज क्या चीज, हमारा स्ट्रेन। इसे नोट करिए, हम इसके आगे से फिर से बात करते हैं, ठीक है। सो अगेन हम लोगों ने जैसे 3 स्ट्रेस डेवलप किए थे, वैसे 3 आपके स्ट्रेन भी होंगे। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेकंड इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, थर्ड इज शियर स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जैसा हम पहले ही बात कर चुके, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हैं, लेट्स से फोर्सेस की वैल्यू आई F, और इस फोर्स को लगाया गया इस एरिया A पर। अगेन यहाँ पर हमें फोर्स के बारे में बात नहीं करना, इवन टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर अगर मैं इन चीजों को हटा भी दूं तो भी मुझे स्ट्रेन समझने में कोई खास इशू नहीं होगा। फोर्स मेरा टेंसाइल भी हो सकता है, फोर्स मेरा कंप्रेसिव भी हो सकता है, चाहे जैसा भी फोर्स हो। अगर ये हमारा फोर्स है और हम बात करें कि ये इसकी ओरिजिनल डायमेंशन थी, लेट्स से L, और अब इस मान लेते इसकी वजह से आपका वायर थोड़ा सा एक्स्ट्रा खिंचा जाता है, लेट्स से ये इतना एक्स्ट्रा खिंचाया, तो यहां से यहां तक का, नाउ दिस टोटल लेंथ बिकम्स L प्लस डेल्टा L। उसकी लेंथ ओरिजिनल जितनी थी उससे थोड़ी सी बढ़ गई। ऑब्वियस सी बात है, अगर अगेन हम लोग इसका उल्टा करें, दैट इज अगर मैं कंप्रेसिव फोर्स लगाऊं तो यहां पर आपका लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। हम अगेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एप्सिलॉन L इज ऑलवेज रिटन एज डेल्टा L बाय L, कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन दिस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। What is the meaning of volumetric strain? This is volumetric strain. अगर अगेन लास्ट टाइम जैसे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फोर्सेस लगाते हैं इस तरीके से, ये, और इसकी वजह से इसका जो इनिशियल वॉल्यूम था वो था V, एंड अगेन ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लेट्स से ये जो डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम इज V माइनस डेल्टा V। अगेन माइनस लिखना कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है आप फोर्सेस, ये सारे फोर्सेस आप अंदर से बाहर लगाएं, अगर आप अंदर से बाहर ये फोर्सेस लगाएंगे दिस विल बी V प्लस डेल्टा V। अगेन मैं इंटरेस्टेड हूं इस V में नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूं इस चेंज इन वॉल्यूम में, लेट्स से चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा V। तो अगेन मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV विल बी नोन एज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, एंड सेम गोज फॉर शियर स्ट्रेन, मगर शियर स्ट्रेन थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकियों के कंपैरिजन में। क्यों डिफरेंट होता है आपको समझ में आएगा। ये आपका रिजिड बाउंड्री है, यहाँ पर मान लेते हैं आपका क्या, यहाँ पर अगर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया गया, शियर फोर्स लगाया गया, तो इसकी वजह से याद रखना इस हाइट में कोई सिग्निफिकेंस चेंज नहीं होगा, दिस H विल रिमेन सेम, बट आपका ब्लॉक क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे खसक जाएगा, यहाँ से यहाँ कहीं पर आगे आपका जो ब्लॉक है वो कुछ इस तरीके से, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से कुछ x खिसक गया। लेट्स से दिस एंगल मेड बाय दिस इज 5, बिकॉज ये कितना हटा x और ये कितना हाइट h, दिस इज 5, सो आपका शियर ES, आपका शियर स्ट्रेन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू 10 5, कैन बी फर्दर अप्रोक्सीमेटेड टू 5, एंड विच इज नथिंग बट x by h। दिस इज आपका x by h, दिस इज एप्सिलॉन स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस, इन्हें नोट करिए। ओके, सो स्ट्रेन के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। अ स्फेरिकल बॉल व्हेन सब्जेक्टेड टू नॉर्मल यूनिफॉर्म प्रेशर कॉन्ट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम बाय 0.05%, कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन स्फेरिकल बॉल। कोशिश करिए एक बार अपने शब्दों में करने की। चलिए चीजों को समझते हैं। ये आपको क्या बोल रहा है कि अगर मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है जिसके ऊपर मैं नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल फोर्स लगाया जाएगा, नॉर्मल फोर्स लगाएंगे तो आपको बोला कि इसके वॉल्यूम में जो चेंज हुआ दैट इज 0.05%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, फाइनल इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम, बिकॉज ये मुझे सवाल में यहाँ पर बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर ये एक्सपेंड्स बोलता मैं फाइनल माइनस इनिशियल करता, उससे कोई खास इशू नहीं है, बट हाँ V initial minus V final upon V initial, this itself is given as 0.05%, or can be further written as 0.05 by 100.
बट बड़े अच्छे से इस चीज को देखिए, V initial minus V final is nothing but change in volume upon V initial is initial volume, and मुझे अभी जस्ट हमने पढ़ के आया कि this itself is nothing but this is volumetric strain. Yes, तो मेरा आंसर क्या होगा 0.05 by 100 और let's say 5 into 10 to the power minus 4. This is मेरा volumetric strain. Obvious सी बात है कि सारे strains आपके क्या हैं, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटीज. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं. द अपर एंड ऑफ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 2 मिलीमीटर इन रेडियस इज क्लैम्प्ड. द लोअर एंड इज ट्विस्टेड थ्रू 45 डिग्री. फाइंड एंगल ऑफ शियर. आइए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. ये आपको बोल रहा है कि आपके पास एक वायर है, इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल वायर है, इस तरीके से. मैं इसे थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ. ध्यान से देखिए, ये हमारे पास वायर है बड़ा सा. ऑब्वियस सी बात है इतना बड़ा नहीं है, बट हाँ हम इसे एज्यूम करेंगे. यहाँ पर भी ऊपर में भी ऐसा है, बट हाँ आपको बोला गया कि ऊपर वाले पोर्शन को बड़े रिजिडली आपने क्या कर रखा है, क्लैंप कर रखा है. ऊपर वाला पोर्शन ये देखिए, इसके रिगार्डिंग अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये इसके सामने यहाँ पर ये वाली पॉइंट है. अब क्या किया गया, जब ये आपका रिजिडली क्लैम्प्ड है, आपको बोला कि मैंने इसे क्या किया, ट्विस्ट किया बाय द एंगल 45 डिग्री. कहाँ है 45 डिग्री से मैंने इसको ट्विस्ट किया. तो ऑब्वियस बात है कि ऊपर वाले पोर्शन को मैं ट्विस्ट नहीं कर सकता, मैं ट्विस्ट करूंगा इस लोअर पोर्शन को. मगर हाँ, ट्विस्ट करने के बाद ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट यहां से यहां आ गया होगा. दैट इज दिस टोटल एंगल इज 45 डिग्री. ठीक है, तो अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप ध्यान से देखिए तो ये रहा आपका, ये यहाँ पहुंच गए इस पॉइंट पे. ये पॉइंट पहले ये दोनों पॉइंट थे, अब ये आपका इधर ट्विस्ट हो गया. सो ये कितना ट्विस्ट हुआ, दिस इज नथिंग बट r थीटा. r इज द रेडियस, जिस भी रेडियस से गया आपको दिया हुआ सवाल में. ठीक है, एंड थीटा इज 45 डिग्रीज. आपको बताना है कि दिस इज द एंगल ऑफ शियर. ये आपका एंगल ऑफ शियर है, ये है आपका फाई. व्हाट इज द फाई, ये आपको बताना है. तो अगेन हम लोग को पता है योर फाई इज नथिंग बट r थीटा बाय l. हम ये चीज देख चुके हैं. l इज द लेंथ, so what is radius is given as 2 into 10 to the power minus 3. what is theta is given as 45 degree. अच्छा, मुझे क्या इसे रेडियन में रखना चाहिए? अगर मेरा आंसर फाई रेडियन में दिया है, यस रेडियन में रखना चाहिए. अगर रेडियन में नहीं दिया है, यहां भी चलेगा. अपॉन कितना, l इज 1 मीटर. मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन मेरे लिए आसान होगा, हेंस मैं ये करना चाहूंगा. 45 टू 90, 90 into 3 is 0.09 डिग्री इज मेरा फाई. दिस इज द आंसर. आंसर अगर रेडियन में दिया होगा हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं.